नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं पंकज शुक्ला क्विक मैथ्स में। आपका अपना चैनल जहां पे मैथ्स और साइंस के चैप्टर को आप आसान भाषा में समझते हैं। 9, 10th, 11, 12th इन सब के जो क्लास चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम्स या उनके बेस को क्लियर करने के लिए ये वीडियोस ओरिएंटेड होती हैं जहां पे आपको आसान भाषा में सिखाया जाता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 10th का फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड ये चैप्टर है और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पूरा चैप्टर ही हम पढ़ेंगे। टॉपिक ही हमने ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड ले रखा है। टॉपिक हमने जनरली इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन इसलिए ले रखा है क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूछा जाता है, उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन पूछा जाता है। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे और सब आसान भाषा में सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप वीडियोज़ को पूरा देखें क्योंकि लास्ट में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, मेन बेसिक ट्रिक्स होती हैं, इस चैप्टर को कैसे ख़त्म करना है या इस चैप्टर को 15 से 20 मिनट में कैसे रिवाइज करें, ये सारी चीज़ें वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको मिलती हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से और हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज क्या है देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर है। हमारा एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ह्यूमन आई जरूरी है, ह्यूमन आई जरूरी है या लाइट जरूरी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ह्यूमन आइज जरूरी है या लाइट जरूरी है। ओके, चलिए हम तब तक इसको पढ़ते हैं। आप सब लोग इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट। ओके, ह्यूमन आइज में हम देख रहे हैं, देखो एक ये जो हमें ह्यूमन आइज जो हमारी है वो और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये ह्यूमन आइज है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को कंपेयर करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एनसीईआरटी क्लास 10th में हम स्ट्रक्चर तो पढ़ लेते हैं लेकिन जो हमारी ह्यूमन आई है हम उससे उसको रिलेट नहीं कर पाते कि प्यूपिल कौन सा है, आइरिस कौन सा है, कॉर्निया कौन सा है। ये सारी चीजें हम एक तरफ हमने इसलिए इमेज लगाई हुई है नॉर्मल आइज की और एक तरफ उसके स्ट्रक्चर की, हम दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो आउटर लेयर होती है ये वाली, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया का काम क्या होता है? कॉर्निया का काम होता है हमारे जो आइज में डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं या बैक्टीरिया जा रहे हैं उनको रोकने का काम करता है ये कॉर्निया। ओके, फिर उसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा हुआ है ह्यूमन आइज में, दूसरा हम देखेंगे ये जो नॉर्मल में यहाँ पे जो लगा हुआ है ये, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। अब ध्यान से देखो, ह्यूमन आइज में जो काला काला ये दिखता है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। अब ये काम क्या करता है? ये काम करता है हमारी आइज में लाइट जितनी अमाउंट में इंटर हो रही है उसको ये एडजस्ट करता है। दूसरा क्या है? ये वाला पार्ट गोल वाला दिख रहा है जो हमारे आइज में बड़ा है, जो छोटा सा ब्लैक कलर का दिखता है एकदम, वो जो होता है वो उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला पार्ट दिखता है ब्राउन कलर का या डिफरेंट कलर होते हैं सबके आइज में, उसको हम आइरिस बोलते हैं। अब प्यूपिल का काम करते हैं, आइरिस इसको एडजस्ट करती है कि कितनी लाइट ऑफ अमाउंट इंटर करे हमारे आइज में। जैसे हमने अंधेरे में, कभी आप अंधेरे रूम में जाइए तो आपकी आइज अपने आप बड़ी हो जाएंगी, प्यूपिल आपकी बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा अमाउंट पे लाइट को इंटर कराना है। और अगर आप इसमें सूरज में या टॉर्च किसी आंख में आपके आंख में किसी ने मार दिया टॉर्च को, तो टॉर्च से क्या होता है आपकी आइज छोटी हो जाती है कि ज्यादा अमाउंट में लाइट इंटर ना करे जो हमारे आइज को हार्म ना करे। क्लियर है? ये हो गया। अब यहाँ इन दोनों लेंस के बीच में एक वाटर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है? एक्वस ह्यूमर का काम होता है कि यहाँ पे जो भी प्रेशर हो इसमें इसको वो एडजस्ट कर ले। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ये क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस का क्या काम होता है? क्रिस्टलाइन लेंस फोकल को एडजस्ट करती है। क्रिस्टलाइन लेंस का काम होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। इसके बाद हमारा क्या होता है? ये विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है? चारों तरफ प्रेशर लगा के जो आइज का शेप है वो स्फेरिकल बनाए रखना, स्फेरिकल बनाए रखना। ये एक्वस ह्यूमर से ज्यादा गाढ़ा होता है। उसके बाद क्या होता है इसमें देखिए, इसके बाद वाला जो पार्ट है वो है बेटा ये कॉर्निया होता है।
ये क्या होता है, कॉर्निया, सॉरी कॉर्निया बोल रहा हूँ, रेटिना होता है, क्या होता है, रेटिना। अब ये जो रेटिना है, रेटिना को मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, देखो ब्लैक कलर से, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना में दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक रॉड्स होते हैं और एक कोन्स होते हैं। एक क्या होते हैं, रॉड्स होते हैं, और एक क्या होती हैं, कोन्स होती हैं। रॉड्स का क्या होता है, रॉड्स होती है लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो इमेज बनने पे ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल्स देती हैं। और जो कोन्स होते हैं ये कलर डिटेक्टर्स होते हैं, इनसे हम कलर की पहचान करते हैं। और रॉड्स क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। ये दोनों सेल्स कहाँ पे मिलती हैं, रेटिना पे मिलती हैं, यहाँ। ये सारे पार्ट में दो तरीके की, रेटिना पे जहाँ पे इमेज बनेगी वहाँ लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। अब एक चीज होता है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व्स पे एक चीज याद रखना है आपको, ऑप्टिक नर्व्स जहाँ पे होती हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो ऑप्टिक नर्व्स जहाँ पे, यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, और ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती हैं। और लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती है तो यहाँ पे इमेज जब फॉर्म होती है तो ये ब्रेन को सिग्नल नहीं देता है, और ब्रेन को सिग्नल नहीं देता है इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। सबको पता चल गया। एक्चुअली अब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज रेटिना, व्हाट इज कॉर्निया, व्हाट इज प्यूपिल, व्हाट इज आई लेंस। बस इसके अलावा जो आई लेंस होता है ये समझ लो, ये पूछा जाता है। आई लेंस होता है बाई कॉन्वेक्स। क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स। अब बाई कॉन्वेक्स होता है और इसका याद रखो +4 डायोप्टर इसका पावर होता है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड करो तो एग्जाम ओरिएंटेड में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, तो वो कॉन्वेक्स होता है। और ठीक है, और पावर उसका क्या होता है, 4 डायोप्टर होता है। क्लियर है, सबको समझ आया। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बेटा, ह्यूमन आई सबका क्लियर हो गया। 3-4 स्पॉट्स हैं जो फिर से मैं एक बार क्लियर करा देता हूं, सब लोग ध्यान से पढ़ लो। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको कॉर्निया बोलेंगे। ठीक है, कॉर्निया क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स और उसको रोकता है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ये क्या है, प्यूपिल है। ये जो क्या है, ये आइरिस है। ठीक है, अगर ह्यूमन आइज में देखेंगे तो ये प्यूपिल है। ठीक है, और ये बाहर वाला पार्ट क्या है, आइरिस है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भरा होता है, उसके पीछे क्या क्रिस्टलाइन लेंस है, उसके पीछे यहाँ पे विट्रस ह्यूमर भरा होता है। यहाँ पे ये क्या है, ये रेटिना होती है। रेटिना पे 2 तरीके के सेल्स होते हैं, मैंने बता दिया। ये कौन सा स्पॉट, यहाँ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व्स पे कोई किसी भी टाइप की सेल्स नहीं होती, लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई। हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर इसको ब्रेन प्रोसेस करके सीधी इमेज दिखा देता है। वो सारा काम किसका होता है, ब्रेन का होता है। तो ह्यूमन आइज सबको समझ आया। ह्यूमन आइज में अब ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने बताया वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रिस्टलाइन लेंस कौन सा होता है ह्यूमन आइज में, उसका पावर क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इन सारी चीजों को मैंने बता दिया। विट्रस ह्यूमर का वर्क क्या होता है, और आइरिस और प्यूपिल क्या करती है। एक और है, सीली मसल्स है। सीली मसल्स यहाँ पे जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, जैसे कि ये क्रिस्टलाइन लेंस का काम होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, और किसके हेल्प से करता है, सीली मसल्स के हेल्प से करता है। सीली मसल्स फोकल लेंथ एडजस्ट करने में, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ये सीली मसल्स कमजोर होती जाती हैं, और सीली मसल्स कमजोर हो जाती हैं तो जिसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन है, अभी हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रेस बायोपिया हो जाता है। वो हम डिफेक्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो सीली मसल्स भी इसमें होती हैं। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। ये लाइट चैप्टर, लाइट का ह्यूमन आइज खत्म हो गया। ह्यूमन आइज में देखते हैं उसके आगे हमारे पास क्या है, मैंने ये पढ़ा दिया। क्या सिग्नल ट्रांसमिटेड क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स सेल ये कहाँ पे होती हैं, इसको रेटिना बोलते हैं, ये रेटिना पे होती हैं। ठीक है, द रेटिना इज कंटेन द 2 स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स, रॉड सेल्स विच सेंस द लाइट इंटेंसिटी एंड द कोन सेल्स विच डिटेक्ट द कलर, विच डिटेक्ट द कलर। ये कौन करता है, रेटिना पे होती हैं। सिग्नल ट्रांसमिशन, 1
once activated, these cells generate electrical signals that are sent to the brain by the optic nerves for the processing. जब भी रेटिना पे इमेज बन गई, रेटिना पे इमेज बनी, तो रेटिना पे इमेज जब बनी तो लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होती हैं वो ऑप्टिक्स नर्व्स के थ्रू कहाँ भेज देती हैं? ब्रेन के पास। ब्रेन प्रोसेस करता है और रिएक्ट करता है, या जो ठीक है उसके हिसाब से रिएक्ट करने को बोलता है। अब ब्लाइंड स्पॉट मैंने बताया, द स्पेसिफिक एरिया ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व्स कनेक्ट्स इट लैक ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड कैन नॉट सी। हम जब भी रेटिना पे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मान लो ये ऑप्टिक नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व से लाइट सेंसिटिव सेल होती ही नहीं है। अब लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है तो इस पे इमेज बनेगी ही नहीं, और बनेगी नहीं तो ब्रेन को ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, प्रोसेस करने के लिए देगा ही नहीं। तो ये क्या है बेटा, इसको अगर हमने देख लिया तो ब्लाइंड स्पॉट हो गया। ठीक है, आगे देखो इमेज फॉर्मेशन, कैसी इमेज फॉर्म होती है ये भी बताया मैंने। थ्रू द रिफ्रैक्शन रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म ऑन द रेटिना सरफेस बिफोर बीइंग इंटरप्रिटेटेड द ब्रेन। क्लियर है, यहां तक सबको समझ आया? सारे टॉपिक समझ आए? रेटिना क्या हो गया, सिग्नल ट्रांसमिटेड क्या हो गया, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने सिखा दी। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के लिए यहां से ही एग्जाम पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रट लीजिए इसको, ये ह्यूमन आई डिफेक्ट्स हैं। ओके, ह्यूमन आई डिफेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आएगा ही आएगा, और एकदम मैंने इसके लिए आपको टेबल बनाई है एकदम आसान लैंग्वेज में। क्या बनाई है? सबसे पहले तो इधर है डिफेक्ट, इधर क्या है डिस्क्रिप्शन, होता क्या है इसमें और क्यों होता है, काज दिया है और करेक्शन कैसे कर सकते हैं। एक ही स्लाइड में, मतलब अगर 3 मिनट में ये चैप्टर पढ़ना चाहो 2 मिनट में, तो ये स्लाइड्स पढ़ लो बस। इन स्लाइड्स के थ्रू हम आसानी से सीख सकते हैं। पहला ह्यूमन आई डिफेक्ट क्या है? मायोपिया है। क्या है? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मैंने एकदम कीवर्ड्स दिए हैं जो एग्जाम में आपको लिखना है। एग्जाम में पेज भरने से, फर्रे भरने से नंबर नहीं मिलते हैं साइंस में, आपको एकदम कीवर्ड लिखने हैं। और कीवर्ड कौन से होते हैं? जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, बस वही कीवर्ड्स लिखने हैं। अब होता क्या है, नियर साइट, मायोपिया नियर साइटेडनेस बोला जाता है जिसमें हम दूर की ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं सी कर सकते हैं। मतलब जो एकदम बिगनर्स हैं, जिनको इंग्लिश भी लिखनी नहीं आती है, केवल कीवर्ड से एक एक लाइन का याद कर लें। क्लियर है, इनसे पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया क्या बोला जाता है बेटा, फिर से समझाते हैं। देखो मायोपिया क्या है? मायोपिया है नियर साइटेडनेस, और इसमें जो अ पर्सन सफरिंग विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। सो वी कैन, आराम से हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट पर्सन सफरिंग विथ मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब इसका रीजन क्या होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये दोनों इनका रीजन है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस होने की वजह से इनका जो फोकल लेंथ होता है घट जाता है और इमेज रेटिना के पहले बन जाती है। इलोंगेशन की वजह से भी वही होता है। क्लियर है, अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है, इसी कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब जब फोकल लेंथ कन्वर्ज हो गई है तो उसका एंटी लगा दो, मतलब डाइवर्जिंग लेंस लगा दो। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। तो अगर मायोपिया है, मायोपिया में फोकल लेंथ घट जाती है, फोकल लेंथ को बढ़ाना है, फोकल लेंथ को बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ को बढ़ाता कौन है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस लगाने से इमेज परफेक्ट जाके रेटिना पे बनती है, और जो करेक्शन है जिसको दूर का नहीं दिखता है उसको दिखने लगता है। क्लियर है, एक चीज और होता है, इसको मायोपिक आइज बोलते हैं, और इसमें नंबर बढ़ते हैं चश्मे के, जिसके अगर आप के घर पे किसी को लगा हो और दूर से उसको दूर का ना दिखाई देता हो तो आप फटाक से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या है? मायोपिया है। क्या है? मायोपिया। और उस चश्मे में कौन सा लेंस पहना है उसने? कॉनकेव लेंस पहना हुआ है। कौन सा लेंस पहना हुआ है? कॉनकेव लेंस। अपने घर में दादा दादी, नाना नानी या किसी बच्चे को लगा है तो आप आराम से पता कर सकते हैं आज के बाद कि कौन सा लेंस पहना है और उसको क्या नहीं दिखता है। अगर उसने बता दिया कि उसको दूर का नहीं दिखता है तो आप सीधे बोल देंगे भैया दादा दादी आपको मायोपिया है, और आपने जो पहना है वो कॉनकेव लेंस है। क्लियर है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग गलत है इसकी, देख लीजिएगा। हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है? इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। अब मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता था, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या कहते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया पे पास की ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को मायोपिया में हम देख नहीं पाते हैं।
सॉरी हाइपरमेट्रोपिया में हम देख नहीं पाते हैं। वी कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट। नियर बाई ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैंने जब नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था दो नियर पॉइंट और फार पॉइंट, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आइज के लिए 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी। अगर आप किताब को पढ़ना चाहो इतनी पास से पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा दूर करोगे, मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होगी तो आप आसानी से पढ़ लोगे। क्लियर? तो इसको नियर पॉइंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट अगर 25 सेंटीमीटर है तो आइज नॉर्मल है, लेकिन ये हाइपरमेट्रोपिया के केस में ये दूर खिसक जाता है। दूर खिसक जाने की वजह से हमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाती है। इसका रीजन है फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग एंड आई बॉल इज बिकम टू स्मॉल। जरा ध्यान से देखो, मायोपिया का जस्ट अपोजिट है। इसमें फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाती है? मायोपिया में फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है और हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ बढ़ जाती है। आई बॉल यहाँ पे देखो क्या है, आई बॉल एलोंगेटेड हो गया है, यहाँ पे आई बॉल स्मॉल हो गया है। ठीक है, इसका दोनों का। और इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। फोकल लेंथ बढ़ गई है, घटाना है तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, और कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। कभी कभी एमसीक्यू में जब पेपर इजी बनता है तो कन्वर्जिंग लेंस इज नोन एज विच काइंड ऑफ लेंस, तो आप सीधा कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। या डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस जाना जाता है तो क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस। समझ गए? सब लोग हाइपरमेट्रोपिया तक समझ गए? एक बार फिर से समझो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया देखो बेटा, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, और फार साइटेडनेस में हम जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? इसका कॉज आपके एग्जाम में ऐसे ही आएगा, कॉज पूछेगा और क्या नहीं देख पाते हैं, और करेक्शन पूछेगा। करेक्शन अभी हम सिखा रहे हैं। फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आई बॉल क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। आई बॉल क्या हो जाता है? स्मॉल। कौन से लेंसेज को लगाते हैं? जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको पास का नहीं दिखता है, उसको कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। कौन सा लेंस यूज करता है? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा क्या है? ये वाला प्रेस बायोपिया। आजकल एग्जाम में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से ज्यादा प्रेस बायोपिया पूछा जा रहा है। प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया में ये एज रिलेटेड लॉस ऑफ अकोमोडेशन है। इसमें ना तो पास का ऑब्जेक्ट दिखता है और ना ही दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है, ना तो नियर बाई ऑब्जेक्ट आसानी से दिखता है, ना तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो दिखता है। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट दोनों नहीं दिख पाता है। क्यों नहीं दिख पाता है? हमारे जो आई लेंस होते हैं, जो सीली मसल्स, अभी मैंने बताया था सीली मसल्स पावर अकोमोडेशन में हेल्प करती हैं, तो सीली मसल्स वीक हो जाती हैं। सीली मसल्स वीक हो जाने से जो क्रिस्टलाइन लेंस है हमारा, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, और एडजस्ट नहीं कर पाता है तो ना तो वो पास के ऑब्जेक्ट को दिखा पाता है एडजस्ट करके, ना तो दूर के ऑब्जेक्ट को दिखा पाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ऑर्गन्स क्या होने लगते हैं? कमजोर पड़ने लगते हैं। उसी में ही सीली मसल्स कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और वीक हो जाती हैं तो जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है क्रिस्टलाइन लेंस की वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ना नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। अब इस केस में क्या हो जाता है? क्लियर? अब इस केस में ना पास का दिखा ना दूर का दिखा। पास के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? कॉन्वेक्स लेंस। दूर के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? कॉनकेव लेंस। दोनों हमें लगाना पड़ जाता है, इसलिए इसमें बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाइफोकल लेंस का। और ये होता क्यों है? डिक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस एंड सीलरी मसल्स। ये मैंने बता दिया आपको, वीकनिंग ऑफ द सीलरी मसल एंड डिक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ओके, यहां तक सबको समझ आया? ओके, हम अब देखेंगे 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। 3 ह्यूमन आई डिफेक्ट्स कौन कौन से पढ़े हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा? मायोपिया। मायोपिया में कौन सी ऑब्जेक्ट नहीं दिखती हैं? दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती हैं, जो फार ऑब्जेक्ट होती है डिस्टेंट। दूसरा हमने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया, इसमें पास वाली नियर बाई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखती हैं। प्रेस बायोपिया हमने पढ़ा, प्रेस बायोपिया में दोनों नहीं दिखती हैं, बोथ। ठीक है, अब इसके बाद एक और है, क्या है? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में हमारे जो
मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है लेंस। जैसे जैसे ओल्ड एज होता है, ये जनरली वो होता है जो पहले गांव में जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, स्मॉग ज़्यादा है, तो वो जो लेंस है वो मिल्की एंड क्लाउडी हो जाता है। तो मिल्की एंड क्लाउडी हो जाने की वजह से हमें या तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है या तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन हो जाता है। अब ये इसमें ऊपर वाला कोई नहीं होता है, इसमें हमें दिखना ही बंद हो जाता है, फोकल लेंथ एडजस्टमेंट करने की कोई क्षमता कम नहीं होती। इसमें क्या हो जाता है, जो लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप चश्मा पहनो, चश्मा में फॉग जम जाए, आपने स्पेक्स पहने और उसमें फॉग जम जाए, फॉग जम जाएगी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो वैसे ही आई लेंस में मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। इसको कैसे करते हैं, क्यों होता है? प्रोटीन बिल्डअप इन द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस में क्या बिल्डअप हो जाता है? प्रोटीन बिल्डअप हो जाता है। और इसको कैसे दूर करते हैं? सर्जिकल इंटरवेंशन से। सर्जिकल से हम या तो आई लेंस बदल देते हैं या तो उसको साफ कर देते हैं, जनरली आई लेंस ही बदल देते हैं। क्लियर है? समझ पाए? अब ये हो गया। अब देखिए ध्यान से बेटा, यहां तक सबको समझ आया? मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, कैटरैक्ट हो गया। अब सबको एक बार हम वन शॉट में पढ़ते हैं। मायोपिया में क्या नहीं होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। कैसे इसको करेक्ट करते हैं? कॉनकेव लेंस लगा के। हाइपरमेट्रोपिया में क्या पास की ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगा के। प्रेस बायोपिया, इसमें बोथ नहीं दिखता है, इसको कैसे दूर करते हैं? बाईफोकल लेंस लगा के। ठीक है। कैटरैक्ट में हमारी लेंस मिल्की हो जाते हैं और मिल्की या क्लाउडी हो जाते हैं, इसको कैसे करते हैं? सर्जिकल इंटरवेंशन से। ठीक है ना, ये चीजें समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट, अब इसको हम देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बनती कहाँ पे है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे, ये मायोपिक आइज है और ये हाइपरमेट्रोपिक आइज है। क्लियर है? दोनों का हम देखते हैं कि इमेज कहाँ पे बन रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द मायोपिक आइज और द हाइपरमेट्रोपिक आइज। इनमें दोनों में देखो ध्यान से, यहाँ पे ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रे चली, ठीक है ना। अब क्या हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस ज्यादा क्या हो गया, इलोंगेट हो गया आई बॉल, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल हो गई। स्मॉल हो गई तो इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पे, लेकिन इमेज कहाँ बन गई, रेटिना के पहले। इमेज रेटिना के पहले ही बन गई है, तो हमें जो फार ऑब्जेक्ट है वो नहीं क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ब्लर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ब्लर। क्यों ब्लर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा इमेज कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पे, लेकिन बन कहाँ गया, रेटिना के पहले। कहाँ बन गया, रेटिना के पहले बन गया। अब रेटिना के पहले अगर इमेज बन गया तो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। इस जो ये ह्यूमन डिफेक्ट है इसको हम मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। अब ये क्यों हो जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। ओके, अब इसमें पूछा जाता है इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, रेटिना के पहले। दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटनेस बोलते हैं। यहाँ पे देखो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट में हमने इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाती है तो यहाँ जाके रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। रेटिना के पीछे इमेज बन रही है तभी हमें पास वाली थिंग्स क्लियर नहीं दिखती है, ब्लर दिखती है। ओके, अब ये क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो फोकल लेंथ थी, फोकल लेंथ बढ़ गई, फोकल लेंथ बिकम टू लार्ज, और जब लार्ज हो गई जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे बननी चाहिए थी, बन पीछे रही है, तभी हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट क्लियर कब दिखेगा, जब भी इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए। रेटिना के आगे बन रही है तब भी इमेज नहीं दिखेगा, रेटिना के पीछे बन रही है तब भी इमेज नहीं दिखेगा। अब देखो ध्यान से, मायोपिया में रेटिना के आगे इमेज बनती है, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे इमेज बनती है। मतलब इसमें फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है, इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसमें क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अब इसमें करते क्या है, इसमें हम एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉनकेव लेंस। इसको डाइवर्ज कर देगा और ले जाके रेटिना पे इमेज बना देगा। और इसमें हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा और ले जाके इमेज रेटिना पे बना देगा। क्लियर है? एक बार हम दिखा देते हैं इसको फिर से। देखो अब इसका करेक्शन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। मायोपिक आइज और हाइपरमेट्रोपिक आइज तो आपने देख लिया। अब करेक्शन करना है, करेक्शन करना है तो सबसे पहले हम इसमें लगा देंगे एक कौन सा, कॉनकेव लेंस। ये क्या करेगा, फोकल लेंथ को बढ़ा देगा तो जाके इमेज कहाँ बन जाएगी, रेटिना पे बन गई। अब रेटिना पे बन गई तो ये क्या हो गया, इमेज हमें दिखने लगी, ऑब्जेक्ट दिखने लगा। अब यहाँ पे हमने इसमें लगा दिया, इसमें कॉन्वेक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स। देखो बेटा, इसमें कौन सा लेंस हमने लगा दिया, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लगा दिया, इसने फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दिया, फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो इमेज रेटिना पे बन गई। अब इमेज रेटिना पे बन गई तो हमें दिखने लगी दोनों ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मायोपिया में क्या होता है, इमेज इज फाउंड फ्रंट ऑफ रेटिना करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। हाइपरमेट्रोपिया, इमेज फाउंड बिहाइंड द रेटिना करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और द कन्वर्जिंग लेंस।
क्लियर है, यहां तक समझ आया। ये मायोपिया का रे डायग्राम हो गया, ये हाइपरमेट्रोपिया का रे डायग्राम हो गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्शन वाला भी पूछा जाता है। करेक्शन में ये लगा दोगे, इसमें कॉनकेव और इसमें कॉन्वेक्स लगा लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। ओके, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन होता क्या है। व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। होता क्या है इसमें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके एरो को कि होता क्या। सबसे पहले डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन में एक व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है। कितने कलर में स्प्लिट होती है, 7 कलर में, क्योंकि व्हाइट लाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर हैं वो 7 कलर होते हैं। और उसको याद करने का तरीका होता है विबग्योर। कौन सा तरीका होता है, विबग्योर। विबग्योर, विबग्योर, ये स्पेक्ट्रम मिलता है, विबग्योर स्पेक्ट्रम मिलता है, विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये स्पेक्ट्रम को याद करने का तरीका है विबग्योर, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन अभी पढ़ रहे हैं, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। डिस्पर्जन क्या होता है, एक व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोला जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रेड बेंड्स, ठीक है। सबसे पहले तो अब अगर हम इसमें देख रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि विबग्योर है, विबग्योर में रेड सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे है। तो सबसे ऊपर जो है वो सबसे कम बेंड करता है और सबसे नीचे जो है वो सबसे ज्यादा बेंड करता है। तो रेड बेंड मोर या रेड बेंड लीस्ट और वायलेट बेंड मोर। सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंड कौन करता है, वायलेट करता है, और सबसे कम कौन करता है, रेड करता है। रेड क्यों करता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ये बेंडिंग प्रॉपर्टी है। बेंडिंग प्रॉपर्टी में रेड बेंड लीस्ट एंड वायलेट बेंड मोस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मैंने अभी बताया कि याद करने का स्पेक्ट्रम का तरीका होता है विबग्योर। क्या है, विबग्योर। विबग्योर जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो विबग्योर मिलता है। क्लियर, समझ गए। अब इसको हम कैसे करते हैं, हम रिकॉम्बिनेशन। जैसे 7 कलर है, ये विबग्योर है, इसको फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम रिकॉम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 प्रिज्म को एक सीधा रख दो, एक उल्टा रख दो, ठीक है। यहां से व्हाइट लाइट जाएगी, डिस्पर्स होगी, फिर व्हाइट लाइट आ जाएगी। तो इसको अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जो फिनोमिना है, पहला डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। चलिए हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। चलिए ये रहा डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखिए यहां से क्या हुई, ये एक प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म। अब प्रिज्म में तो सबसे पहले तो देखो कि 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं और प्लस का 3 रेक्टेंगुलर बेस बोल रहा हूं, फेस होते हैं। 2 ट्रायंगुलर फेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। इसको याद रखना। प्रिज्म, प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसमें 2 ट्रायंगुलर फेस और 3 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ पाए। अब देख लेते हैं, प्रिज्म हो गया। अब ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म में एक सरफेस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है। देखो ध्यान से, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसमें दिखा रहा हूं। देखो देखो बेटा, यहां से व्हाइट लाइट निकल रही है। जब ये व्हाइट लाइट यहां से पास हो रही है तो यहां पे देखो, इसको सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन इसका मीडियम चेंज हुआ। लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन। यहां पे जब भी मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन यहां पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उसमें कलर चेंज हुआ। कलर चेंज कितने हो गए, देखो ध्यान से, ये जो कलर चेंज हो रहे हैं यहीं से। क्लियर, ये जो यहां से स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, इसी को डिस्पर्जन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। जब यहां से लाइट डिस्पर्स होके हमने इसको एक स्पेक्ट्रम पे फॉर्म किया, सॉरी स्पेक्ट्रम पे जब हमने इसको फॉर्म कर लिया, देखा तो इसका जो कलर हमने रिकम्बाइन किया, हमने जब स्पेक्ट्रम देखा तो स्पेक्ट्रम में हमें जो ये बैंड मिला, बैंड में ये कलर ऐसे मिला इस सीक्वेंस में, विबग्योर।
सबसे ऊपर जो मिला वो रेड मिला, फिर उसके नीचे मिला ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिको, फिर वायलेट। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है। एक बार मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो, मैं खुद बनाता हूं। इसमें तो समझे व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गई थ्रू द प्रिज्म, इसलिए इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म बोल रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको सिखाते हैं, देखिए। यहां बनाते हैं, देखो आपको बनाना आना चाहिए, इसलिए आपको एक बार बना के दिखा रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या हो गया, ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। प्रिज्म से एक वाइट लाइट पास हो रही है, वाइट लाइट दिखा लेते हैं। अब इसमें दिखेगा नहीं वाइट लाइट, इसलिए हम कोई ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। एक वाइट लाइट पास हो रही है, ओके। अब यहाँ से क्या होगा, जब वाइट लाइट पास होगी तो ये इसमें उसके आगे यहाँ से डिस्पर्जन होगा। हमने 2 लाइन ही दिखाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जब निकलेगा तो 7 कलर में निकलेगा। 7 लाइंस आपको बनानी है, कितनी बनानी है, 7 लाइंस। ओके, और यहाँ पे जो बैंड बनाओगे 7 लाइन की, ठीक है, उसमें क्या लिखोगे, विवग्योर। क्लियर है। ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। यहां से कौन सी लाइट जा रही है, ये व्हाइट लाइट है। कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट किस में ब्रेक होगी, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक हो गई, जो कि क्या हो गया, विवग्योर हो गया। क्या हो गया, विवग्योर। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। यहां तक सबको समझ आया, क्लियर है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट सबको समझ में आ गया। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में उसके आगे की एक स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। ये सब लोग बनाना सीख लेना। यहां पे क्या दे रखा है इन्होंने, मैंने दे रखा है, देखो ध्यान से, जो लेमडा है वो रेड का सबसे ज्यादा होता है। लेमडा मतलब वेवलेंथ, क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेड के लिए हाईएस्ट होता है। रेड के लिए क्या होता है, हाईएस्ट होता है। और वायलेट के लिए सबसे क्या होता है, लोवेस्ट होता है। लेमडा वायलेट के लिए क्या होता है, लोवेस्ट होता है, ठीक है। अब इसी वजह से अब कभी कभी पूछा जाता है वाई रेड कलर डेविएट लीस्ट एंड वायलेट कलर डेविएट मोस्ट, तो इसका आंसर होगा बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम, दैट्स व्हाई रेड डेविएट लीस्ट एंड द वायलेट डेविएट मोस्ट, वायलेट डेविएट मोस्ट। क्लियर है। अब यहां पे आपको पता ही होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब अगर खुद ही आपको बताना है कि अगर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ अगर रेड कलर की ज्यादा है, वेवलेंथ किस कलर की ज्यादा है, रेड कलर की, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, वायलेट कलर की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी म्यू वायलेट कलर की, वो ज्यादा होगी किससे, म्यू रेड कलर से। क्लियर है, समझ पाए। अगर आपसे पूछा जाए कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो रेड कलर की लेमडा, और किसका ज्यादा होगा, वायलेट से, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, वायलेट की, किससे ज्यादा होती है, वायलेट की किससे ज्यादा होती है, रेड से, ग्रेटर देन रेड। क्लियर है, समझ गए। अब अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन देखो। अब यहां पे देखो, इस फिगर में दिया हुआ है, यहां से क्वेश्चन एक एमसीक्यू में पूछा गया, इसलिए इसको मैंने यहां पे रखा हुआ है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का पूछा जा रहा था। यहां पे देखो, जो ये लाइन ऐसे सीधी निकल जाती, ये लाइन सीधी निकल जाती है, अगर क्या नहीं होता, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता तो सीधे निकल जाती। अब लेकिन यहां से हो रहा है, डिस्पर्जन हुआ, यहां से जा रही हैं, तो इनके बीच का जो ये एंगल हुआ, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन रेड का सबसे कम होता है और वायलेट का सबसे ज्यादा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये चीज याद रखना है आपको। रेड का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, सबसे कम होता है, और वायलेट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। ये 1 नंबर का एमसीक्यू पूछा गया है, इसको कर लेना। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि डेल किसका सबसे ज्यादा होता है, तो वायलेट का होता है,
और सबसे कम किसका होता है, रेड का होता है। यही सबसे कम और ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी सीक्वेंस में पूछा जाएगा तो सीक्वेंस में भी लगा लोगे, सबसे ज़्यादा सबसे कम से सीक्वेंस में जैसे लगाना है आपको। चलिए एंगल ऑफ डेविएशन सीक्वेंस में लगाते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन सीक्वेंस सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा वायलेट का, फिर उसके बाद किसका होगा, उसके बाद इंडिगो का होगा, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन इंडिगो का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, ब्लू का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, वायलेट इंडिगो ब्लू, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन ग्रीन का होगा, फिर किसका होगा, फिर उसके बाद येलो का होगा एंगल ऑफ डेविएशन, फिर किसका होगा एंगल ऑफ डेविएशन ऑरेंज का, फिर किसका होगा एंगल ऑफ डेविएशन रेड का। ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, केवल दो याद कर लो, एक किसका, वायलेट का और एक रेड का। रेड का सबसे कम होता है और वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ आया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। क्लियर। सबसे पहले तो देखो रेनबो फॉर्मेशन में सबसे पहले जो होता है वो रिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन होता है, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन, ठीक है। डिस्पर्जन के बाद क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन हम करते हैं तो उसमें रेड कलर सबसे ऊपर होता है और वायलेट कलर सबसे नीचे होता है। इसको अब हम ग्राफ से समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इसको हम ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ से अब की 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने इसकी नंबरिंग कर दी थी 1 2 3 नंबरिंग कर दी थी, और ये कौन सा फिनोमिना 1 2 3 पे हो रहा है इसको लेबल करना था। 1 पे क्या हो रहा है, 2 पे क्या हो रहा है और 3 पे क्या हो रहा है, ये तीनों चीजें हमें बतानी थी। 1 2 और 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है ये बताना था। चलिए हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन अच्छा है, समझना है आपको, समझो। अब यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ अ व्हाइट लाइट फॉर्म रेन ड्रॉप। ये 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बोल रहे हैं। देखो यहाँ से व्हाइट रे इंसिडेंट होती है, जब व्हाइट रे इंसिडेंट हुई तो क्या हुई, यहाँ 7 कलर में ब्रेक डाउन हुई। 7 कलर में ब्रेक डाउन, तो जब व्हाइट लाइट 7 कलर में ब्रेक डाउन होती है उसको कौन सा फिनोमिना बोलते हैं, यहाँ रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ डिस्पर्जन भी हो रहा है। याद रखना ये बात, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्पर्जन भी हो रहा है, तो इसको 1 को डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं। रिफ्रैक्शन तो हुआ ही हुआ, रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्जन भी हुआ है। कौन सा हुआ है, तो 1 पे अगर हम लिखना चाहें तो 1 पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों हुआ है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे देखो लाइट, अब यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट, और यहाँ पे इसलिए इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर होता है बेटा, याद रखना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपने पाथ को चेंज कर देना, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। लेकिन अपने पाथ में बाउंस बैक हो जाना या हो जाना किसी ऑपेक मीडियम से, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अपने पाथ को चेंज नहीं कर रही है, बाउंस बैक हो रही है, वापस आ रही है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो गए, फिर यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना, यहाँ पे डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन दोनों हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ। 3 टॉपिक आपको याद रखने हैं, बनाने का तरीका मैं सिखा देता हूँ। देखो बेटा, बनाना आपको कैसे है एग्जाम में, क्योंकि पूछा जाता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक वाइट रे निकलेगी, यहाँ डिस्पर्स होगी, 2 रे बना देना, ठीक है। यहाँ से एक रे आएगी, यहाँ से एक रे आएगी और इसे ऐसे कर देना, ठीक है ना। ये हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स। और इसको यहाँ से लिख देना, यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया या रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है।
ये चीज़ याद रखना है इसको, ठीक है। और ऐसे ही रेनबो फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो रेनबो फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे नीचे जो होता है वो वायलेट होता है और सबसे ऊपर जो होता है वो रेड कलर का होता है। जनरली सारे कलर्स दिखते नहीं है रेनबो में, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वही कलर्स हमें दिखते हैं। तो ये है रेनबो फॉर्मेशन या सीधे सीधे डिस्पर्जन थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। डिस्पर्जन थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स ये बनाने के लिए आता है एग्जाम में, इसलिए इसको अलग से बना के हमने सिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ फिनोमिनाज हैं, ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या हो गया? रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसकी वजह से कुछ ब्यूटीफुल फिनोमिनाज होते हैं। वो क्या होता है? सबसे पहले तो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स होते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। ट्विंकलिंग इफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट सोर्स एंड द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ठीक है। ये दो फिनोमिना है, अपेरेंट पोजीशन एंड द ट्विंकलिंग इफेक्ट। ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? अब इसको हम थोड़ा सा वो लेके समझाते हैं। देखो सबसे पहले अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। मान लो यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इसको यहाँ पे दिखना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो के ये वाली लाइट इसको सीधे दिखती है, ऊपर दिखता है, ठीक है। ये इसकी क्या है? एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। और ये इसकी क्या है? अपेरेंट पोजीशन है। अपेरेंट पोजीशन ऊपर दिखती है एक्चुअल पोजीशन की वजह से। क्यों दिखता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सीधा सीधा आपको बोलना है, पूछा जाता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, तो सीधा सीधा बोलोगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलोगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलोगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, ठीक।